गुड मॉर्निंग। यस, होमवर्क था कोई? था? कौन सा? क्वेश्चन नंबर फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट वाला था 21, 22, ठीक है। और एक ऑप्शन वाला था क्वेश्चन नंबर 32 और 33, ठीक है। ऑप्शन वाला तो बड़ा नॉर्मल सा था, इवन दोनों ही नॉर्मल ही थे। ऑप्शन वाला बता दो 32 और 33, 31 नहीं था, 32, 33 होमवर्क था। 32 का आंसर कितना आ रहा है? 42.8324 और दूसरा आंसर 33 का 79.3860। आ रहा है क्या ये? आ रहा है। देखो 32 में क्या था, 32 में कॉल ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन था मतलब सारे ही जुड़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, उसका इंटरेस्ट, तीनों को जोड़ दो। और पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम और वो लेस कर दो। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और दो माइनस है। कॉल ऑप्शन में तीनों ही माइनस है। श्योर? आ रही क्या? एक में स्पॉट प्राइस भी थी, कोई काम की नहीं है। आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो स्ट्राइक प्राइस में करना है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 21, अभी छोड़ो। 22 का फर्स्ट पार्ट बताओ। लेकिन ये आंसर बताते टाइम आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आप बात कौन सी कर रहे हो। मतलब दो करेंसी वहाँ ऑन डॉलर है और रुपी है। ऑब्वियसली आपका आंसर दोनों फॉर्मूले लगा दो, आ तो जाएगा। स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड या फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, तो आंसर तो आएगा। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो ऑन किसका है, ऑन डॉलर है कि ऑन रुपी है। तो सबसे पहले आप मुझे बता रहे हो ऑन डॉलर जो है वो क्या है। तो अब आपको जब फॉर्मूला लिखोगे तो फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक फॉरवर्ड डिस्काउंट लिखना है। लेकिन जब सॉल्यूशन आ जाएगा आपके हाथ में तो या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। अगर माइनस है तो फॉरवर्ड डिस्काउंट, अगर प्लस है तो फॉरवर्ड प्रीमियम। तो कितना आया? फॉरवर्ड डिस्काउंट आया कि प्रीमियम आया? फॉरवर्ड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना? फॉर्मूला नंबर 1 से आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस करेंसी पर फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट निकालना है उस करेंसी की एक यूनिट है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा है? फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू, अब ये 1 ईयर ही है तो इंटू 12/12 लिखो कि ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। इंटू 12/12, बात तो एक ही हो गई। कि एक साल का है तो फिर मल्टीप्लाई 100 पे भी आप उसको रोक सकते हो। बताओ आंसर बताओ। 0.321%। डिस्काउंट लिख दिया तो अब माइनस लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ऑन रुपी बताओ, ऑन रुपी बताओ। ऑब्वियसली फॉरवर्ड प्रीमियम होगा, एक करेंसी डिस्काउंट पे तो दूसरी प्रीमियम पे होगी। कितनी? 0.322%। यह आया फॉर्मूला नंबर 1 से, यह आया फॉर्मूला नंबर 2 से। कहीं कोई आपत्ति नहीं? फिर इसके बाद था 22 का ही सेकेंड पार्ट। 22 का सेकेंड पार्ट ऑन रुपी पे पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक रुपए की यूनिट आपको गिवन है। तो ऑन रुपी पे फर्स्ट फॉर्मूले से आंसर जो बताओगे वो कितना आ रहा है? फॉरवर्ड प्रीमियम आ रहा है कि डिस्काउंट आ रहा है? ऑन रुपी फॉरवर्ड डिस्काउंट आ रहा है। कितना? 8%, ठीक है। फिर ऑन सेकेंड करेंसी है ऑन यूरो क्या आ रहा है? फॉरवर्ड प्रीमियम आ रहा होगा ऑब्वियसली। कितना? 8.33% आ रहा है क्या सभी का? यहाँ कुछ नहीं किया हमने, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12/n लगाया, और यहाँ पे स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 100 इंटू 12/n लगाया। आप चाहो तो हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्मूला ही रख सकते हो, हमेशा। सेकंड फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। कैसे? कि आपको जिसकी एक यूनिट गिवन है और अगर उसी पे पूछा है फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट तो निकाल लो सीधा सीधा। नहीं गिवन है तो निकाल लो, एक यूनिट उसकी निकाल लो जिस पे आपको फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है। तो रेसिप्रोकल कर दो कोट्स को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक रुपये में दिया है आपको, यूरो पे चाहिए, एक रुपये यूरो पे निकाल लो, तो फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा, सेकंड लगाने की जरूरत ही नहीं। राइट, चॉइस आपकी। आप दो फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, एक ही फॉर्मूला करना चाहते हो, तो बस हमेशा ये ध्यान रखना कि उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। नहीं है तो कैलकुलेट कर लो। श्योर? क्लियर है क्या? ठीक है।
फिर 21 में ज़रूर एक आपत्ति रही होगी, आई एम 100% श्योर कि 21 में आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि बिड पे निकालना है कि आस्क पे निकालना है, किस पे। क्वेश्चन ने तो ऐसा नहीं दिया, क्वेश्चन ने कहाँ दिया है कि बिड पे प्रीमियम। तो फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट जनरली ऐसा नहीं होता कि बिड का प्रीमियम अलग निकल रहा है, आस्क का प्रीमियम अलग निकल रहा है। अगर क्वेश्चन बोल दे तो फिर वैसा करो, बट क्वेश्चन अगर साइलेंट है ना तो आप निकालो एक एवरेज प्राइस। एवरेज कैसे निकलेगा? बिड प्लस आस्क डिवाइडेड बाय 2। तो एक स्पॉट आ जाएगा। अब स्पॉट में आपके पास 2 है तो एक स्पॉट आ जाएगा, फॉरवर्ड भी एक आ जाएगा। उसके बाद तो सेम तरीका है, उसके बाद तो सेम फॉर्मूला लगाना है ना जैसा हमने किया है। श्योर है? तो आसानी से हो जाएगा 21, क्योंकि अब तक मैंने बताया नहीं तो ये होमवर्क फिर कंटिन्यू और हो जाएगा। अब तो कोई डाउट है ही नहीं। श्योर है? क्या करना है स्पॉट में? जैसे स्पॉट की प्राइस है, स्पॉट में आपको क्या करना है? 55.85 प्लस 55.92 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक प्राइस आ गई। फिर ऐसे ही फॉरवर्ड में निकालोगे आप, सेम प्राइस फॉरवर्ड में निकाल लोगे। फिर सेम फॉर्मूला कि स्पॉट माइनस फॉरवर्ड या फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, दो में से एक फॉर्मूला लगेगा। जिस पे भी पूछा है क्वेश्चन ने उस पे लगा लो। श्योर? 2 सिचुएशन है, यहाँ पे भी 2 आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट का आंसर अलग, सेकंड का आंसर अलग, वहाँ कोई आपत्ति नहीं। और क्वेश्चन ने यहाँ ऑन बोथ करेंसी नहीं पूछा है। 22 में तो ऑन बोथ करेंसी पूछा था, इसलिए हमें बोथ करेंसी पे निकालना पड़ा। पर यहाँ क्वेश्चन ने सीधा सीधा पूछा है ऑन यूएसडी। ऑन यूएसडी मतलब पहले वाले केस में, इवन दोनों ही केस में फॉर्मूला नंबर 1 ही लगेगा। मतलब फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12/n। क्यों? क्योंकि जिस करेंसी पे निकालना है उसकी एक यूनिट है। पूरा फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। श्योर? बढ़े आगे। ठीक है, आज हम एक नए कंसेप्ट पे आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉरेक्स में से 12 नंबर का कोई क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सब तो 8 नंबर में बन सकते हैं, 5 में बन सकते हैं, लेकिन अगर 12 में कोई बन सकता है तो वो ये कंसेप्ट है जो हम अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बड़ा यही है, बाकी सब तो छोटे छोटे ही थे। श्योर? तो अब क्या कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश। एक इवन डिसीजन मेकिंग भी बन सकता था, तो 12 नंबर में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा सा बड़ा ही था, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी थोड़ा सा बड़ा ही है। इस कंसेप्ट का नाम मैं बाद में लिखूंगा, पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो ये इंडिया है तो ये यूएस है। एक बंदा है यहाँ पे, इस बंदे का नाम है इंपोर्टर। इंपोर्टर है तो ऑब्वियसली ये पे करेगा, कुछ मंगवाया होगा इसने, ये पे करेगा। तो लिख लेते हैं हम, इसको पे करना है, पे $1 लाख आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद पे करना है। और यहां एक बंदा है जो कौन होगा? ये एक्सपोर्टर होगा। एक्सपोर्टर होगा तो ये रिसीव करेगा, रिसीव $1 लाख आफ्टर 1 ईयर। श्योर? ये बंदा टेंशन में है। टेंशन में क्यों है कि 1 साल बाद जब $1 लाख ये खरीदने जाएगा तो डॉलर महंगा हो गया, तो सस्ता भी हो सकता है लेकिन टेंशन तो है, महंगा भी हो गया तो दिक्कत है। समझ पा रहे हो? मतलब फ्लक्चुएशन हो सकता है कुछ भी। अब ये डेली इसकी हार्ट बीट जो है वो तेज होती हुई जाएगी 1 साल तक। तो ये टेंशन में, इसकी टेंशन को खत्म करना है। एक तरीका तो आपके पास इसकी टेंशन को खत्म करने का ये है कि फॉरवर्ड ले लो। समझ पा रहे हो? फ्यूचर्स ले लो, ऑप्शंस ले लो, ये हमने सीखा है ना कि बाय करने का एक सौदा कर लो। और मान लो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस नहीं लेना है, मान लो ये नहीं लेना है 1 मिनट के लिए, तो इसके अलावा भी और कोई तरीका है जिससे ये अपनी फ्लक्चुएशन की रिस्क को खत्म कर पाए। अब तक तो हमने एक ही तरीका पढ़ा था कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या तो फॉरवर्ड या ऑप्शंस। लेकिन क्या और कोई तरीका है? आपको जो ठीक लगे वो बोलो। आपको लगे कि यार वहाँ कोई फ्रेंड है उससे उधार लेंगे, ऐसा लेंगे, जो कॉम्बिनेशन बनाने वो बनाओ। लेकिन मुझे जवाब दो कि क्या इस बंदे को आज ही पता चल जाएगा क्या
कि इसको 1 साल बाद कितने रुपए देने हैं, डॉलर कितने देने हैं वो तो पता है, कितने रुपए देने हैं, तभी तो फ्लक्चुएशन रिस्क खत्म होगी। उससे ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, उसी को हेजिंग बोलेंगे। मतलब हम हेजिंग का ही नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, राइट। बिना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए क्या हेजिंग पॉसिबल है, बस ये पॉसिबिलिटीज आपको बतानी है। बताओ क्या करें। सॉरी, बताओ कुछ भी जो आपको ठीक लगे। आज ही ले ले डॉलर, ठीक है, फिर उसको आपके पास होल्ड करके रखो 1 साल तक, ओके, और फिर 1 साल बाद पे कर दो। बोला तो ठीक है, लेकिन काफ़ी महंगा सौदा नहीं दिख रहा। आज दे दिया मतलब आज ही पैसे आपके ब्लॉक करवा दिया आपने, ऊपर से आज खरीद के आपके पास होल्ड करके रख सकते हो क्या फॉरेन करेंसी? एज पर फेमा उसकी भी कुछ लिमिट है कि हमारे पास हम फॉरेन करेंसी कितने लिमिट तक होल्ड कर पाएंगे, समझ पा रहे हो? तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक तो पैसा आपने आज ही दे दिया, आज ही दे दिया तो फिर बेहतर है कि आज रोक क्यों रख रहे हो यार, उसको पे ही कर दो। रोक के भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब इंडिया में डॉलर पड़ा पड़ा भी कोई दिक्कत, मतलब कोई फ़ायदा दे नहीं रहा, ऊपर से संभाल के रखना वो टेंशन अलग। इंटरेस्ट मिलेगा नहीं क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपी टर्म में ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। $8 खरीद लो। हाँ, अगला एक और सवाल आ रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे हम शायद डेस्टिनेशन पे पहुंचे। पहला वाला तरीका तो ठीक नहीं था, दूसरे वाले तरीके में बोल रहे हैं कि यार एक काम करो, आज डॉलर खरीद लो, होल्ड करके मत रखो, उसको यूएस में इन्वेस्ट कर दो। हाँ, ये पॉसिबल है कि यूएस में हम डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, कोई लिखना मत, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, जब तक कि समझ नहीं आया तब तक पेन मत चलाना। पूरा समझेंगे, नोट डाउन का पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। हाँ चलो, मान लो कि $1 लाख आपने आज खरीदे और $1 लाख यूएस में डिपॉजिट करवा दिए। अब डिपॉजिट करवाने पे कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ही, श्योर है। मान लो कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ का चल रहा है, तो 5% मतलब $1,05,000 आपको 1 साल बाद, $1,05,000 आपको 1 साल बाद मिल गए, ठीक है। अब सामने वाले को कितना देना है, एक्सपोर्टर को कितना देना है? उसको 1 लाख ही देना है, उसने तो इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं बोली, तो उसको 1 लाख दे दिए, 5,000 बच गए। अब 5,000 को इंडिया में लाओगे, इंडिया में लाओगे तो कन्वर्ट कराओगे उस दिन के भाव पे, जो भाव वो चल रहा होगा, समझ पा रहे हो? अब वो भाव कितना चल रहा है वो क्या पता आपको। मतलब हेजिंग हुई तो सही, माना बिल्कुल हुई है, मतलब 100% हेजिंग नहीं हुई, क्योंकि वो जो आएगा पैसा तो वो कन्वर्ट होगा तो वो हमारी टोटल कॉस्ट में से, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो टोटल कॉस्ट में से वो हिस्सा लेस होगा, तब जाके नेट कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो तो मिला है, समझ पा रहे हो? तो वो हिस्सा लेस होने के बाद आपकी नेट कॉस्ट आएगी। मतलब मैंने क्या बोला, आपको आज ही पता चल जाए कि इतना पैसा आपको पे करना है, उससे ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, एग्जैक्ट उतना पैसा पे करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं पता चला, हेजिंग हमने की, फ्लक्चुएशन के रिस्क को हमने खत्म किया, ये मान लो कि 90-95% हमने कम कर दिया, बट फिर भी कुछ रिस्क तो अभी भी है। मैं 100% फ्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, क्या करें फिर? ध्यान से सुनना, क्या यूएस में, बिल्कुल तरीका ठीक था आपका, लेकिन क्या यूएस में इंटरेस्ट रेट आपको पहले से पता है क्या? यूएस का डिपॉजिट, आप कोई भी चीज़ डिपॉजिट करने जाते हो तो एफडी रेट तो पहले से पता होता है कि बैंक स्क्रैच कार्ड देता है, बोले स्क्रैच कार्ड 1 साल बाद स्क्रैच करना, जो रेट आ जाए वो आपकी, क्या आपको पहले से पता होती है? पहले से पता होती है, राइट। यूएस का रेट हमने, मान लो यूएस का डिपॉजिट रेट जो है वो हमने बोला कि 5% है। ध्यान से सुनना, ये 5% हमें पहले से पता है, तो क्यों ना हम रिवर्स कैलकुलेशन करके उतना ही डिपॉजिट करें, ताकि विथ इंटरेस्ट वो कितना बन जाए, उतना बन जाए जितना सामने वाले को देना है। मतलब थोड़ा सा कम डिपॉजिट करो।
अब थोड़ा सा कम डिपॉजिट करो, ये कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला में आता है क्या कि हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए $1,00,000, तो आज कितना डिपॉजिट कर लें? इन सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू चाहिए हमें $1,00,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई 1.05, राइट। मल्टीप्लाई 1.05 किया तो 1,00,000 को डिवाइडेड बाय 1.05 कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $95238.095 यानी कि 0.10। इतना आप डिपॉजिट कर दो यूएस में, मतलब यूएस में आप डिपॉजिट कर दो $95238.10। आप चाहो तो इसमें 5% जोड़ के वापस चेक कर सकते हो कि 5% जोड़ के 1,00,000 आ गया, मतलब सही है। आप x मान के भी कर सकते हो कि x का डिपॉजिट किया, उसके ऊपर 5% लगाया तो 1,00,000 बनना चाहिए। अल्टीमेट आंसर वही होगा जो हमने अभी निकाला। तो वट एवर यू वांट, आप कैसे भी रिवर्स कैलकुलेशन करके बस वो अमाउंट निकाल लो जिसमें 5% जोड़ने पे 1,00,000 आ जाए। श्योर। और माइंड में एक और डाउट आया, सर ये अगर 1 साल की रेट नहीं होती तो, अगर हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है वो 1 साल का नहीं होता, 6 महीने का ही होता तो कोई दिक्कत नहीं, रेट को आधा कर दो। 3 महीने का ही होता तो कोई दिक्कत नहीं, रेट को 3 महीने का कर दो। मतलब रेट को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। हमने अभी पूरा साल था तो 5% पूरा ले लिया, अगर 6 महीने होता तो हम 2.5% ले लेते, अगर 3 महीने होता तो हम 1.25% ले लेते। श्योर, सवाल पूरा समझ आ रहा है? ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट आ गया। अब डिपॉजिट अमाउंट आने पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना कि डिपॉजिट अमाउंट आने पे सामने वाले का टेंशन पूरा खत्म, वहां से ना लेना है ना देना है। देखो आप कि जमा करोगे, जमा करने के बाद वहां पे मैच्योरिटी पे $1,00,000 मिलेंगे और वो $1,00,000 आपको लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को सीधा बोल दो फोन लगा के, भैया कि $1,00,000 बैंक से ले लेना, आपका पैसा हमने पहले ही जमा कर रखा था। समझ पा रहे हो? तो फॉरेन की लायबिलिटी हमने जीरो कर दी ना, तभी हेजिंग हो सकती है, वरना हेजिंग हो ही नहीं सकती। मतलब फॉरेन का पेएबल या रिसीवेबल अगर कुछ है तो हेजिंग हो ही नहीं सकती 100%। वो हेजिंग तभी पॉसिबल है जब फॉरेन की लायबिलिटी हम जीरो कर दें, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भैया ये डॉलर आज खरीदने के लिए, ये डॉलर खरीदने के लिए हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे, उसका सवाल क्या? तो वो हम कैलकुलेशन अब कर रहे हैं ना, हम तो क्या अभी केवल फॉरेन लायबिलिटी की बात करें कि फ्लक्चुएशन तो खत्म हुआ, अब हमारी पॉकेट से कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा जाएगा, उसकी चर्चा हम अब कर रहे हैं। कि मान लो उस दिन का डॉलर का रेट था $1 इज इक्वल टू ₹70/72, ये रेट था, ठीक है। तो बताओ कि $95238 आप जब खरीदने जाओगे, खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि डिपॉजिट करने के लिए चाहिए आपको, तो खरीदने जाओगे तो कौन सा रेट आएगा? आस्क। श्योर। तो मल्टीप्लाई 72 कर दो, मल्टीप्लाई 72 करो, 95238.10 मल्टीप्लाई 72 तो कितने रुपए आ गए? ₹68,57,143। और ये पैसा तो हमारे पास है नहीं। मान लो कि ये पैसा हमारे पास नहीं है, ये पैसा हमारे पास नहीं है तो हम कहां से लाएंगे? भैया लोन लो। कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? इंडियन बैंक से, रुपी टर्म में लोन लेना है। तो मान लो कि इंडिया का बोरोइंग रेट है, इंडिया का बोरोइंग रेट है इंडिया का बोरोइंग रेट है लेट्स से 10%। %10 इंडिया का बोरोइंग रेट है। तो आपने 10% पे लोन ले लिया। अभी तक आपकी पॉकेट से कुछ गया क्या? ये बताओ। अभी तक आपकी पॉकेट से कुछ भी नहीं गया। आपने लोन लिया, लोन लेके डॉलर खरीदा, डॉलर खरीद के सामने डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करवा के सामने की लायबिलिटी हो गई खत्म। अभी तक आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया, जो भी गया वो बैंक से लेके और सब कुछ किया आपने। आपकी पॉकेट से भी कुछ जाएगा, और आपकी पॉकेट से पहली और आखिरी बार जाएगा 1 साल बाद बैंक के लोन का रीपेमेंट विद इंटरेस्ट। मतलब इसमें 10% का इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपका फाइनल पेएबल होगा। फाइनल पेएबल जोड़ो इसमें प्लस 10%, यानी कि इट इज कमिंग 7542857।
7542857 राउंडेड ऑफ कर दो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 75,42,857 आपकी पॉकेट से जाएगा। ये आपको आज ही पता है, ये आपको आज ही पता है, और ना इससे 1 रुपया ज्यादा जाएगा ना 1 रुपया कम जाएगा। आप देख लो कि डॉलर का रेट 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, आपको उस पर कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। चेक कर लो आप, बोलो डॉलर का रेट 80 हो गया, क्या लेना देना, डॉलर को कन्वर्ट तो करवाना ही नहीं ना हमको, अब हम तो कन्वर्ट पहले से करवा चुके हैं। समझ पा रहे हो? क्या यहां वाला इंटरेस्ट रेट आपको पहले से पता नहीं होगा क्या, कि आपने जितने पे लोन लिया वो भी पहले से पता होगा? तो पहले से लोन का इंटरेस्ट भी पता है, लोन का अमाउंट आप ले ही चुके हो वो भी पता है, तो 1 साल बाद कितना पे करना है वो भी तो पता ही होगा। वो आज कैलकुलेट कर सकते हो ना, उससे ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। मतलब आपने हेजिंग कर ली यहाँ पे, मतलब आपने यहां हेजिंग कर ली विदाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ पा रहे हो? इस कंसेप्ट का जो नाम है वो नाम है मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज। हमने बस अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा, हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा वो पढ़ा फ्रॉम इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम एक्सपोर्टर भी सीखेंगे। क्या एग्जाम में हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो केवल समझने के लिए था। एग्जाम में तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन दोगे, वो कैसे दोगे वो मैं लिखवा रहा हूं, राइट। बट उससे पहले ये कंसेप्ट जरूर लिख लो आप, कोई डाउट हो तो पूछ भी लो। ये कंसेप्ट लिख लो पूरा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन देखते हैं। हो गया नोट डाउन? ये नोट डाउन हो गया।
चलो अब प्रेजेंटेशन पे आ जाए। चलो प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ जो हम देंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप देंगे। जैसे स्टेप नंबर 1, आप मुझे बताओ टाइमिंग के हिसाब से सबसे पहले क्या हो रहा है। टाइमिंग के हिसाब से सबसे पहले क्या हो रहा है? डॉलर ले रहे हैं? नहीं, डॉलर के पहले भी कुछ ले रहे हैं, लोन। सबसे पहले अगर कोई चीज होगी तो वो होगी लोन। श्योर, मतलब टाइमिंग के हिसाब से हम कर रहे हैं बोरोइंग। तो बोरो रुपी कितने? 68,57,143। 68,57,153। 68,57,143। टाइमिंग के हिसाब से सबसे पहले हो रहा है फ्रॉम इंडिया एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। लेकिन सवाल ये है कि हमें थोड़ी पता कि 68,57,143 का लोन लेना है। ये तो हमने अभी क्वेश्चन कर लिया इसलिए पता चल गया, बट जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे थोड़ी पता होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। हम वाकई में ये जो कैलकुलेशन है उसमें रेफरेंस डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 का, और कुछ एक पूरा पेज छोड़ के, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो पूरा पेज छोड़ के आप सबसे लास्ट में चले जाओगे और वहाँ लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, जिसको कनेक्ट करोगे आप वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला जो हमने लगाया ना, लिख भी लेते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग। ये फुल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं जो एग्जाम में आपको फॉलो करना है। आपको क्या लिखना है? थोड़ी सी कमेंट्री लिखनी है कि वी नीड $1 lakh आफ्टर 1 year. Therefore, we have to deposit following amount of dollar in US. ठीक है, ये आपको यूएस में डिपॉजिट करना है। फॉलोइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? वही फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r⁻n। ऐसे करते हुए आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, राइट? श्योर। 1 लाख इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1.05, तो ये वही आ जाएगा वापस कितना? $95,238.10 ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर कमेंट्री आएगी कि वी शुड बाय $95,238.10 फ्रॉम इंडिया। Therefore, we should take following amount of borrowing from India. राइट, तो $95,238.10 मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेट कर देंगे, मल्टीप्लाई 72, ब्रैकेट में लिख देंगे आस्क। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 72 था, जो भी होगा वो ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई 72 कर दिया तो हमारा बोरिंग का अमाउंट आ जाएगा 68,57,143। ये हमने यहाँ पे आ गए वापस कि बोरो रुपी ये, और ये कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 1। कोई आपत्ति नहीं। फिर स्टेप नंबर 2। अब आगे वाली स्टेप सारी कनेक्ट हो गई। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट इनटू डॉलर। जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ₹6857143 डिवाइड होगा, क्योंकि एक यूनिट किसकी है? डॉलर की। डिवाइड किससे होगा? 70 की 72। तो ध्यान से सोचना, एक यूनिट किसकी है? डॉलर की।
तो डॉलर को हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, डॉलर के एंगल से ही सोचना पड़ेगा। डॉलर को हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, बोले डॉलर को तो खरीद रहे हैं, डॉलर को खरीद रहे हैं मतलब डिवाइड बाय 72 आएगा, मतलब अमाउंट वही आएगा जो पहले आया था। तो इसको डिवाइड बाय 72 वापस कर दो तो आ जाएगा 95238.10। फिर हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे डिपॉजिट डॉलर 95238.10 इन यूएस एट द रेट 5% पर एनम। श्योर। फिर स्टेप नंबर 4 आएगा, स्टेप नंबर 4 में आएगा मैच्योरिटी इन यूएस। यूएस में मैच्योरिटी क्या होगी, तो यूएस में हमें जो डिपॉजिट किया वो विद इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना, डॉलर 95238.10, इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे। एक मिनट इसको, यस, प्लस इसमें हम करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वही 95238 में हम एट द रेट 5% का इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो वैल्यू हमें पता है कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख, राइट। फिर पे टू एक्सपोर्टर करेंगे, तो ये 1 लाख हमारी पॉकेट से चला भी जाएगा। यहाँ की पोजीशन 0 और ये हमेशा होगी, फॉरेन की पोजीशन हमेशा 0 होगी, तभी हेजिंग पॉसिबल है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, मैच्योरिटी इन इंडिया क्या होगा, रीपे ऑफ बोरोइंग विद इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना 6857,143 6857,143 प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे एट द रेट 10% का, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 6857,143 प्लस 10%, 7542857, ये हम लिख देंगे फाइनल पेबल। ये पूरा प्रेजेंटेशन था किसका, हेजिंग के क्वेश्चन का, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले आप ये स्टेप बाय स्टेप लिख दो, फिर वर्किंग नोट लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सारे स्टेप लिख दो, फिर वर्किंग नोट लिख लेना।
हो गया नोट डाउन? हो गया, ठीक है। तो फिर बी रेडी फॉर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके लिए तैयार हो? ठीक है, क्लास का ही कोई क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन नंबर 34। चलो क्वेश्चन नंबर 34 अभी आप ट्राई कर रहे हो पहले, फिर हम बोर्ड पे आएंगे। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेवेंट है, काम की नहीं है। अब रेट में भी बहुत सारी है, बोरोइंग रेट है, डिपॉजिट रेट है, आपके लिए कौन सी काम की, यू हैव टू जज। एक्सचेंज रेट में भी इन्होंने कुछ 3-4 रेट दी हुई है, स्पॉट दिया है, 1 मंथ दिया है, 3 मंथ दिया है, कौन सी काम की, यू हैव टू जज। तो फाइनली आपको देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब भी आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि जो काम के डेटा वही दे, इररिलेवेंट डेटा भी देंगे, आपको उनमें से पिक करना पड़ेगा कि कौन से डेटा जो है वो आपके काम के हैं। तो 34 आप कर रहे हो पहले, 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम बोर्ड पे करेंगे, राइट। तो 10 मिनट का टाइम आप 34 ट्राई कर लो, फिर हम बोर्ड पे आते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। स्पीड तो हम कभी भी बढ़ा लेंगे, ज़्यादा ध्यान एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई इट, फिर हम 10 मिनट बोर्ड पे लेते हैं।
हो गया। चलो 34 को हम एक बार हम साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपने जो भी कैलकुलेशन की उसको चेक करते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड हैज़ बीन स्टडिंग एक्सचेंज रेट रिलेवेंट टू द इंडिया एंड यूएस। पी हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम यूएस कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ, इन्होंने परचेज किया मतलब पेमेंट करना पड़ेगा इनको, ठीक है, 3 महीने बाद पेमेंट करना है इनको $51 लाख का। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन द फाइनेंस डायरेक्टर विशेस टू अडॉप्ट इफ पॉसिबल ए रिस्क फ्री स्ट्रेटजी। ये हेजिंग का क्वेश्चन है, ये कहाँ से पता चल रहा है? तो वो यहाँ से पता चल रहा है कि एक फाइनेंस मैनेजर एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाह रहा है। उसको अंडरलाइन करके लिख देना कि यहाँ से पता चला कि हेजिंग चाहिए। समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्ट ना बोले कि आपको हेज करना है, तो ये रिस्क फ्री स्ट्रेटजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और उनका ऐसा टारगेट है कि वो जो है अपनी कॉस्ट जो है, ऐसी विश है उनकी, ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसी विश है कि वो 22 करोड़ से कम कॉस्ट चाहते हैं। पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी, हम वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वो समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसी डायरेक्टर्स की विश है, ठीक है। एक्सचेंज रेट आपको स्पॉट दिए, 1 मंथ दिए, 3 मंथ दिए। फिर यहाँ पे जो रेट है वो 1 मंथ दिए, 3 मंथ दिए। एक चीज़ ध्यान से सुन लो, हो सकता है किसी ने ये गलती कर दी हो कि 3 मंथ वाली रेट को उन्होंने एडजस्ट ही ना किया हो, ये सोचते हुए कि ये तो 3 मंथ की ऑलरेडी है, मतलब ये 3 महीने की रेट है। बल्कि रेट जो भी दी है 1 मंथ के सामने और 3 मंथ के सामने जो भी रेट दी है वो पर एनम है। बोले ये कैसे पता चल रहा है? जब भी रेट की टेबल होती है कुछ ऐसी ही होती है, जब तक कि स्पेसिफिकली ना लिखे। अगर आप ये सोचो कि अगर वो 1 महीने की रेट होती है और ये 3 महीने की रेट होती है, तो इनमें करीब करीब 3 टाइम्स का डिफरेंस होता ना। सोचो ना कि 1 महीने की रेट डिपॉजिट इंडिया में 13% है, तो 3 महीने की भी 13 आ रही है। इट मीन्स अगर 3 महीने की होती है, 1 महीने की 13 है, अगर आप ये सोच रहे हो 1 महीने की है पर एनम नहीं है, तो फिर 3 महीने की 39% होती। समझ पा रहे हो? मतलब ये रेट सारी पर एनम है फॉर 1 मंथ। ये वाली रेट है। जैसे आप एसबीआई में अगर कभी गए हो और एसबीआई में एक चार्ट लगा रहता है, चार्ट क्या लगा रखा है? रहता है कि आप 1 महीने की एफडी कराते हो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप 3 महीने की एफडी कराते हो तो 6.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप 1 साल की एफडी कराते हो तो 6.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप 5 साल की एफडी कराते हो तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होते हैं वो सब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट पर एनम होता है। कुछ वैसा ही यहाँ पे कि आप 1 महीने का लोन लेते हो तो ये वाला रेट पर एनम का, 3 महीने का लोन लेते हो तो ये वाला रेट पर एनम का। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 3 मंथ। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया और सीधा सीधा लिया तो फिर आप गलत हो जाओगे, ठीक है। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था। देयर आर 2 ऑप्शंस टू हेज रिस्क फ्री। एक फ्यूचर ले सकते हो आप, 3 महीने का फ्यूचर ले लो, सीधा सीधा खत्म, राइट। और एक मनी मार्केट हेज कर सकते हो। हम अभी मनी मार्केट हेज कर रहे हैं, फ्यूचर से हम एक मिनट का आंसर है फ्यूचर, वो तो 1 मिनट में सॉल्व भी कर लेंगे। अभी मनी मार्केट हेज पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। मनी मार्केट हेज प्रेजेंटेशन आप फॉलो कर लेना। मैं अभी कुछ ऐसा ही बना रहा हूँ। यहाँ इंडिया है, ये यूएस है। एग्जाम में भी ऐसा बना सकते हो आप रफ में, राइट। और उसके बाद फेयर में स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। अब यूएस में जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो यूएस में डिपॉजिट के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि डिपॉजिट रेट कितना है। तो यूएस का डिपॉजिट रेट 1 मंथ वाला कि 3 मंथ वाला? 3 मंथ वाला, क्योंकि हम 3 मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो 3 मंथ वाला यूएस का डिपॉजिट रेट है 8%। 8% पर एनम है, 8% पर एनम है, श्योर। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r। सीधा ही लिख दूं क्या? तो कहानी खत्म। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी दोनों प्रेजेंट वैल्यू हो गए, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो हमें चाहिए $51 लाख डिवाइडेड बाय 1.02, 8% पूरे साल का, तो 2% 3 महीने का। तो कितना आ जाएगा ये? $50 लाख। अब $50 लाख हमें डिपॉजिट करने के लिए चाहिए, तो आज ही खरीदने पड़ेंगे स्पॉट में। स्पॉट में खरीदने पड़ेंगे तो स्पॉट का रेट है 40/42। तो हमारे लिए कौन सा काम का है? 42। तो 50 × 42 करोगे तो ये आ जाएगा 2100 लाख। इतने काम क्या ले लेंगे? लोन, राइट। अब लोन लोगे इंडिया से लोन लोगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने वाला लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 16%। 16% 3 महीने का है। 16% 3 महीने का रेट है पर एनम।
समझ पा रहे हो, 3 महीने के लिए एप्लीकेबल है, पर एनम रेट है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2100 मल्टीप्लाई 16/100 मल्टीप्लाई 3/12, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है बताओ, 2184 लैक्स, जिसको आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 21.84 CR। ये आपका फाइनल पेएबल होगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कब, 3 महीने बाद का, मतलब 3 महीने का रेट है 42-45। हमें क्या करना है, खरीदना है। हमें खरीदना है तो आस्क पे खरीदेंगे 45, यानी कि $51 लाख मल्टीप्लाई 45, तो ये आ रहा है 22.95 CR। अगर हम CR में कन्वर्ट कर देते हैं तो 22.95 करोड़, और यहाँ आ रहा है 21.84 करोड़। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। श्योर है क्या, पूरी कहानी क्लियर है? तो ये आपकी कहानी थी। हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालना मत भूलना। फॉरेन का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना रुपये में, उतने का लोन ले लेना, लोन का विद इंटरेस्ट रीपेमेंट कर दोगे तो आपका फाइनल पेएबल आ जाएगा। वो आपकी फाइनल कॉस्ट भी बोल सकते हो आप उसको। श्योर। चलो अब हम आते हैं एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये इंडिया है, ये यूएस है। अब इंडिया वाला बंदा बन गया एक्सपोर्टर, तो ये रिसीव कर रहा है $1 लाख आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, यहां वाला बंदा क्या है, इंपोर्टर। ये पे करेगा वही सेम चीज, $1 लाख आफ्टर 1 ईयर। अभी भी टेंशन में यही है, बोले अब क्या यार, अब तो मिल रहा है ना इसको पैसा, अब कौन सी टेंशन। मिल रहा है लेकिन रेट कम हो गई तो, समझ पा रहे हो, मिल रहा है रेट कम हो गई तो। आपके माइंड में एक और सवाल ये आ सकता है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में एज इट इज वैसा का वैसा ही रखो, इंपोर्टर इंडिया वाला, एक्सपोर्टर सामने वाला, पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले का ले लो तो वो एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। नहीं, ध्यान से सुनना, सामने वाला बंदा जो है ना वो डील कर रहा है अपनी होम करेंसी में। वो एक्सपोर्टर था, बिल्कुल था, लेकिन वो अपनी होम करेंसी में डील कर रहा है, तो उसको तो हेजिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अफेक्ट ही नहीं कर रहा। जो करेंसी उसको पे करनी है या जो करेंसी उसको रिसीव हो रही है वो उसकी खुद की करेंसी है, उसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझ पा रहे हो? इसलिए हमने वापस से पूरा एग्जाम्पल चेंज किया और इंडिया वाले बंदे को, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट एक बार पहले भी हमने दिखा था और आज भी हम देख रहे हैं वापस, कि जो बंदा फॉरेन एक्सचेंज या तो पे करता है या रिसीव करता है, फ्लक्चुएशन की रिस्क उसी के ऊपर है। तो इंडिया वाला बंदा ही फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डील कर रहा है। इंडिया वाले बंदे के लिए ही तो डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है। समझ पा रहे हो? फॉरेन करेंसी है ना, यूएस वाले के लिए तो वो होम करेंसी है। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा इंडिया वाले के एंगल से। श्योर है? मतलब इन टोटल उस बंदे के एंगल से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन कभी क्लियर ना हो तो, जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, अब ये देख लेना कि वो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, अगर रिसीव कर रहा है तो एक्सपोर्टर है, अगर पे कर रहा है तो इंपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, इंपोर्टर है तो इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। श्योर? अब देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ये बंदा हमें 1 साल बाद $1 लाख पे करने वाला है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया बैंक को दे देना, यूएस बैंक को दे देना पैसा 1 साल बाद। क्यों दे देना? क्योंकि हम आज ही लोन ले रहे हैं, हम टुडे लोन ले रहे हैं। कितना लोन ले रहे हैं? थोड़ा सा कम लोन ले रहे हैं, ताकि सामने वाले बैंक का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो उतना बन जाए जितना सामने वाले एक्सपोर्टर को पे करना है, ताकि हमारी वहां की लायबिलिटी कुछ ना है, ना देना ना लेना। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा कम लोन लेंगे हम। कितना लोन लेंगे? लेट से कि यूएस का लोन रेट, अब लोन रेट काम का है, यूएस का लोन रेट मान लो 8% है पर एनम। तो $1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डिवाइडेड बाय 1.08 करके, तो ये आ जाएगा $1 लाख डिवाइडेड बाय 1.08, तो ये आ गया 92592.59। इतना हम लोन ले लेंगे यूएस से।
अब इतना डॉलर आपके हाथ में आज आ गया तो क्या करो, इसको कन्वर्ट करा दो। मान लो रेट है 70/72, कन्वर्ट करा दो, मतलब अब डॉलर को हम खरीद नहीं रहे, अब डॉलर को हम बेच रहे हैं तो किस पे बेचेंगे, मल्टीप्लाई 70, तो ये आपके पास रुपया आ जाएगा, मल्टीप्लाई 70, तो ये आ गया 6481481। वैसे तो हेजिंग हो गया, ध्यान से सुनना, वैसे तो हेजिंग हो गया यहाँ पे। कैसे हो गया कि अब फॉरेन एक्सचेंज आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फॉरेन की लाइबिलिटी ना लेना है ना देना है, फॉरेन की लाइबिलिटी हो गई जीरो, तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन हमको करवाना ही नहीं, ना रिसीट फॉर्म में ना पेमेंट फॉर्म में, ना खरीदना पड़ेगा ना बेचना पड़ेगा, तो फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन हो गया खत्म। तो वैसे तो हेजिंग यहाँ हो गई, लेकिन इस पैसे को पड़ा क्या करोगे यार, समझ पा रहे हो, ये जो रुपी टर्म में हमारे पास पैसा आया इसको पड़ा करेंगे क्या, तो एक काम करो इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इंडिया में इन्वेस्ट कर दो। मान लो इंडिया का डिपॉजिट रेट है 6%, तो ये हमें +6%, ये हमारा जो आएगा ये आ जाएगा फाइनल रिसीवेबल। श्योर, ये हो गया हमारा एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका प्रेजेंटेशन भी कुछ वैसा ही होगा। स्टेप नंबर वन होगा बोरो फ्रॉम यूएस, और उसका वर्किंग नोट नंबर 1 कि कितना बोरो करना है, वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला। फिर कन्वर्ट इनटू रुपी, इन्वेस्ट इन इंडिया, मैच्योरिटी यूएस की 0 और मैच्योरिटी इंडिया की प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। श्योर, इसका स्टेप बाय स्टेप आप लिख पाओगे आराम से। क्लियर है क्या 100%? तो ये आपका हो गया एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मनी मार्केट हेज फ्रॉम एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। मनी मार्केट हेज फ्रॉम एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इंपोर्टर में हम सामने वाले कंट्री में डिपॉजिट करते हैं, एक्सपोर्टर में हम सामने वाले कंट्री से लोन लेते हैं। बस डिपॉजिट कम करेंगे, लोन कम लेंगे वहाँ के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। डिपॉजिट करते टाइम वहाँ का डिपॉजिट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लोन लेते टाइम वहाँ के बोरोइंग रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। श्योर। इन सिंपल एक और कहानी बताओ ना, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कैसे कि वहाँ क्या करो, वहाँ की पोजीशन हमको करनी है 0। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन पूरा चाहिए कि वहाँ की वैल्यू हमको करनी है 0। मान लो इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वहाँ अगर एक कोई लेने वाला है ना तो एक देने वाला खड़ा कर दो, और वहाँ अगर कोई देने वाला है ना तो एक लेने वाला खड़ा कर दो। राइट, कोई प्लस हो रहा है तो माइनस खड़ा कर दो, माइनस हो रहा है तो प्लस खड़ा कर दो, पोजीशन 0 हो जाएगी। जैसे इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू में सामने वाला कौन था, इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू में सामने वाला लेने वाला था। राइट, उसको तो पैसा रिसीव करना था, तो अब एक ऐसा बंदा खड़ा करो जो पैसा दे। अब पैसा कौन देगा भैया, पैसा बिना मतलब कौन देगा, जब तक कि आप डिपॉजिट नहीं करोगे। मतलब आपको डिपॉजिट करना है, ये कहानी यहां से समझ आ जाएगी। दूसरी जो काउंटर पार्टी देने लेने वाली खड़ी करनी ना, ये समझ लो बैंक है, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए जजमेंट करना कि एक बंदा जो पैसे लेने वाला है तो एक बैंक खड़ा कर दो जो पैसा देगा। और पैसा देगा मतलब वो तभी पैसा देगा जब हम डिपॉजिट करेंगे। सिंपल। एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, सामने वाला बंदा पैसा हमें देने वाला है, समझ पा रहे हो, सामने वाले से हम रिसीव करेंगे। तो एक पार्टी ऐसी खड़ी करो, एक पार्टी ऐसी खड़ी करो जिसको हमें देना पड़े। एक लेने वाला, एक देने वाला है पैसा ऑलरेडी, अब एक लेने वाला खड़ा कर दो। अब लेने वाला कौन, बैंक काउंटर पार्टी। अब बैंक क्यों लेगा आपसे पैसा बिना मतलब, जब तक आप लोन नहीं लेते हो, समझ पा रहे हो, तो लोन ले लो, कहानी 0। मतलब वहाँ की पोजीशन 0 करनी है तो एक अपोजिट पार्टी अपोजिट अमाउंट से खड़ी कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। श्योर। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंपोर्टर में हम डिपॉजिट करते हैं, एक्सपोर्टर में हम लोन लेते हैं। नहीं समझ आता है तो फिर ऐसा समझ सकते हो कि इंपोर्टर में हम डिपॉजिट करेंगे, एक्सपोर्टर में हम लोन लेंगे। श्योर। क्लियर 100%। तो एक क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क है, वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए होमवर्क।
आ जाए नए कंसेप्ट पे। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस पर मानने की कोशिश करते हैं। वो कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल क्यों, अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं कि एक होम कंट्री की रेट है और एक फॉरेन कंट्री की रेट है। 1+RH अपॉन 1+RF, रेट ऑफ होम कंट्री, रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। इसका वही रेशियो होगा जो फॉरवर्ड और स्पॉट का होगा। मतलब ये क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड और स्पॉट जो है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो केवल रेट ऑफ कंट्री पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपके पास अगर RH है, आपके पास RF है, आपके पास स्पॉट है, तो आप फॉरवर्ड निकाल सकते हो। अब थ्योरेटिकली होगा यार, फॉरवर्ड को कौन जज कर सकता है? समझ पा रहे हो आप? ये केवल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिससे आप फॉरवर्ड का एक आइडिया लगा रहे हो, बट फॉरवर्ड क्या होगा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वो तो डिमांड सप्लाई पे चलता है। बट ये बोल रहे हैं कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, एक फॉरेन, एक कोई भी कंट्री की एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट उसके कंट्री के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो रेशियो होगा 1+RH अपॉन 1+RF का, वही रेशियो फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट का होगा, इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। खत्म, ठीक है। जहां इन्होंने RH की बात बोली, RH इज इक्वल टू रेट ऑफ होम कंट्री, नाम से दिख रहा है, रेट ऑफ होम कंट्री। RF इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, F इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट, S इज इक्वल टू स्पॉट रेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज और ध्यान से सुनना कि समटाइम्स आपको फॉरवर्ड 3 महीने का निकालना होगा, समटाइम्स आपको फॉरवर्ड 4 महीने का निकालना होगा, समटाइम्स आपको फॉरवर्ड 6 महीने का निकालना होगा, समटाइम्स 1 साल का निकालना होगा। तो ये जो RH और RF है वो हम कौन सा लेंगे? तो जितने पीरियड का आपको फॉरवर्ड निकालना है उतने पीरियड का आपको रेट लेना है। रेट तो हमेशा वैसे पर एनम में प्रिंट होगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि रेट शुड बी एडजस्टेड according to time of forward. Rate should be adjusted according to time of forward. राइट, 6 महीने का फॉरवर्ड है तो 6 महीने की रेट, साल भर का फॉरवर्ड है तो साल भर की रेट। श्योर? क्या कर पाओगे आसानी से? आपको लग रहा है अब तो कर ही देंगे? एक चीज़ अभी और है जो समझ के बाहर है। जैसे ही मैं एग्जांपल लूँगा आपको समझ आ जाएगा यार ये है क्या चीज़। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको US का रेट दिया है मान लो 8% पर एनम, UK का रेट दिया है मान लो 12% पर एनम, एक्सचेंज रेट दी है £1 इज इक्वल टू $1.20, ये स्पॉट है। और फॉरवर्ड आपको निकालना है कौन सा? मान लो 6 मंथ का, 6 मंथ फॉरवर्ड आपको निकालना है। क्या करेंगे? तो एक जजमेंट और आ गया यहाँ पे। अब मैंने शातिरी से एग्जांपल चेंज कर दिया। मैं अगर डॉलर रुपी लेता ना तो आप बिल्कुल बिंदास होकर रुपी को होम कंट्री मान लेते हैं, बट यहाँ पे अब कौन सा होम कंट्री कौन सा फॉरेन कंट्री, ये दिक्कत आ गई। तो इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? दिस शुड बी फॉरवर्ड और स्पॉट, दिस शुड बी डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट मतलब 1 यूनिट ऑफ, याद आ रहा है वो रूल पहला वाला, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब जिसकी 1 यूनिट दी है उसको आपको फॉरेन करेंसी मानना है। जिसकी 1 यूनिट अवेलेबल है, और इवन बिंदास हो के आप बिल्कुल हिंदी में ऐसा नोट डाल सकते हो कि जिसकी 1 यूनिट अवेलेबल है उसको फॉरेन कंट्री माना जाएगा। राइट, अगर ये डायरेक्ट कोट को एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। कैसे आसान हो गया कि आप फॉर्मूला जो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1+RH अपॉन 1+RF
इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट फॉर्मूला लगाओगे। RH रेट ऑफ होम कंट्री, होम कंट्री कौन है, एक यूनिट जिसकी है वो तो फॉरेन है, मतलब यूके फॉरेन हो गया, तो यूएस होम है, यूएस होम में 8% पर एनम का रेट है, हमें 6 महीने का चाहिए, तो 1.04 डिवाइडेड बाय यूके वाला रेट 1.06 6 महीने का इज इक्वल टू फॉरवर्ड हमें नहीं पता अपॉन स्पॉट 1.20, तो देयरफॉर फॉरवर्ड इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ गया 1.18। आ रहा है 1.18। श्योर, समझ आ रही है क्या बात, ये कंसेप्ट आप नोट डाउन कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन अभी मुझे सॉल्व करके बता रहे हो आप, वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अभी सॉल्व करके बता रहे हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। हो गया नोट डाउन, ये 25 भी अब तक कर लिया होगा। 25 में 1 ईयर रेट ही बोला है, तो रेट को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रेट जो है वो पर एनम ही दिया है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल में 6 मंथ लिखा, आपको 1 ईयर का दिया है क्वेश्चन, कोई आपत्ति है क्या? नहीं। बताओ आंसर कितना आ रहा है 25 का, कितना 1.47 1.47। सेम वही था, यूके जो है वो फॉरेन कंट्री था, यूएस जो था होम कंट्री, 6% जो है वो RH था, 8% जो है वो RF था, तो सिंपली डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो रही सीधी सीधी इक्वेशन, 1.47 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आने से पहले तो हमें एक कहानी और समझनी होगी कि एक ऑथर और आया और एक ऑथर ने और क्या बोला कि भैया कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये जो फॉरवर्ड रेट है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, ये तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। मतलब एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया उन्होंने कि 1 + RH नहीं होगा भैया, 1 + IH होगा। ठीक है, मानो फिर बोला है उन्होंने 1 + IH अपॉन 1 + IF
इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। श्योर। 1 प्लस आई एच अपॉन 1 प्लस आई एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड। आई का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन रेट। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इस कंसेप्ट का नाम है PPP। फुल में लिख देना, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। बाकी सब चीजें सेम है। आई शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ फॉरवर्ड। एफ और एस जो है वो डायरेक्ट कोट होने चाहिए। मतलब ऑल द अदर थिंग्स आर सेम एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। एक्सप्लेनेशन सभी के सेम है, बस आई की जगह इन्फ्लेशन आ गया, बाकी कोई कहानी में चेंज नहीं है। श्योर। तो एक क्वेश्चन है 26। अब उसको करने के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। 26 को एक बार पढ़ो, 26 को एक बार पढ़ो। पढ़ने पे इन्होंने क्या पूछा है? इन्फ्लेशन रेट पूछा है। मतलब ठीक है, हम वो 1 प्लस आई एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वहां कोई आपत्ति नहीं है। बट आपत्ति कहाँ है कि इन्होंने एक जेपीवाई का रेट भी दे दिया है और $1 का रेट भी दे दिया है। हम कौन सा वाला यूज करेंगे? स्पॉट ही दिया है दोनों। अगर $1 वाला यूज करते हैं तो फॉरेन कंट्री यूएस हो जाएगा। अगर एक जेपीवाई वाला करते हैं तो फॉरेन कंट्री जापान हो जाएगा। जिसकी एक यूनिट है वो फॉरेन कंट्री होगा। तो फिर हम कौन सा वाला रेट यूज करें? मैं बोल रहा हूं आप कोई सा भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा इंपैक्ट तो आएगा, ये तय है। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं बस, कि आप जो है वो $1 वाला जो न्यूयॉर्क में लिखा ना, $1 इक्वल टू 117.2379, उस रेट को यूज करना, पहले वाले रेट को यूज मत करना। क्यों? उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। आप एक बार होमवर्क करके ले आओ, फिर मैं बता दूंगा उसका रीजन कि मैंने ऐसा क्यों लिया। आज याद करके आया नहीं हूँ, मुझे आ नहीं रहा है कि क्या था इसका रीज़न। जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप होमवर्क करके लाना बस। ठीक है, $1 वाला रेट यूज करना है, 117.2379 वाला। वो जो 0.00853 है उसको अभी इग्नोर करना है। रीज़न मैं कल बता दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो। और एक होमवर्क था आपके पास 35, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, 26 और 35। ये श्योर है कि कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो एक लास्ट कंसेप्ट हमारा बचा है स्वैप का, वो स्वैप वाला कंसेप्ट हम पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। राइट। हालांकि वो स्वैप वाला कंसेप्ट है, वो फॉरेक्स का कंसेप्ट नहीं है। वो स्वैप वाला कंसेप्ट इट इज़ द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। बट ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ लेंगे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, बस उससे ज़्यादा फॉरेक्स का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हम फॉरेक्स के साथ ही हमने इसको जोड़ा हुआ है और फॉरेक्स के साथ ही हम इसको पढ़ लेंगे। और प्रैक्टिस मैनुअल में आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो डेरिवेटिव चैप्टर में मिलेंगे, वो फॉरेक्स के साथ आपको स्वैप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, हालांकि ये 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद स्वैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन जो प्रिंट करके रखे हुए हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। श्योर। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर हम यही खत्म कर रहे हैं। कल हमारा फॉरेक्स फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप क्लास के बाद बिंदास होकर पूछ सकते हो। अभी नहीं आ रहा, घर पे जाके आ रहा है, तो व्हाट्सएप कॉल किसी से भी डाउट आप पूछ सकते हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर फिर हम यही रोक रहे हैं। थैंक यू।